हमीदुल्ला खान के दिमाग में बड़ी जोरदार प्लानिंग थी। भोपाल मध्य प्रदेश में, फिर एक दो कोई छोटी मोटी रियासतें और, उसके बाद आया अपना धौलपुर। क्या जाए अपना, इधर इनके टच करता हुआ, इधर मध्य प्रदेश के टच करता हुआ, अपने इन भोपाल धौलपुर वालों के ग्वालियर के साइड में टच करता हुआ जाए अपना मेवाड़। बिजोलिया ग्वालियर के उधर टच किया करता था, वहां तक बाउंड्री थी। धौलपुर ग्वालियर के टच करता, तो इधर कौन सा जाए आपका मेवाड़। मेवाड़ के एकदम टच करता हुआ मारवाड़, मारवाड़ के एकदम टच करता हुआ जैसलमेर, और जैसलमेर के आगे पाकिस्तान। ये लोकेशन है। हमीदुल्ला खान ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर मिलूं। यदि पाकिस्तान मिलना, इसका मतलब ये सारी भी किस में मिलनी चाहिए, पाकिस्तान। उन्होंने धौलपुर वाले राजा से बातचीत की, उदय भान सिंह से। उदय भान सिंह उनके चक्कर के अंदर, और कहा कि ठीक है, अपने किधर चले जाएंगे, पाकिस्तान। अब एक तो बचा मेवाड़, एक बचा मारवाड़, एक बचा, इनमें एक बड़ी रियासत थी मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोई रियासत थी अपने राजस्थान की, तो कौन सी थी, मारवाड़ में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था हनुमंत सिंह। क्या नाम था, हनुमंत सिंह। एक बड़ी रियासत अपनी है मेवाड़, मेवाड़ के जो राजा उनका नाम है भूपाल सिंह। क्या नाम है। तो जिन्ना और हमीदुल्ला खान ने कोशिश की, भाई भूपाल सिंह और हनुमंत सिंह, ये मेवाड़ और मारवाड़ यदि पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो इस पूरे इलाके को किसमें मिला देंगे, पाकिस्तान। तो पहले बात की गई भूपाल सिंह के साथ। भूपाल सिंह जी कहा गए, भूपाल सिंह जी, भूपाल सिंह चूंकि मेवाड़ राजस्थान की सबसे अहम रियासत थी, यदि मेवाड़ शामिल होती तो राजस्थान की बाकी रियासतें भी शामिल हो सकती है। इसलिए भूपाल सिंह से बात की कि आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ। भोपाल सिंह ने जिन्ना को कहा कि ये रिपीट करना सेंटेंस, कि सर आप मेवाड़ का विलय किसमें कर दो, पाकिस्तान। उसने कहा सुन, मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की थी। 1200 साल पुराना देश है। कितने साल पुराना, पाकिस्तान कल बनेगा तेरा, और तू चाहता है कि मेवाड़ पाकिस्तान में मिला दे। तू एक काम कर, पाकिस्तान मेवाड़ में मिला ले, है ना। और फिर उसने कहा कि हमारे जो भी पूर्वज हुए थे उनकी उपाधि थी हिंदुआ सूरज। क्या उपाधि थी, वो इसलिए उपाधि थी क्योंकि वो हिंदुओं के लिए लड़ते थे। इसलिए हमारा तो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे ये पूर्वज तय करके गए हैं कि हम उधर रहेंगे जिधर हिंदू रहेंगे, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। इसलिए मेरा पाकिस्तान में जाने का कोई सवाल नहीं पैदा, कैंसिल। जैसे ये कैंसिल होगा तो ये अपने आप कैंसिल। अब भोपाल टप्पा खा के तो जा नहीं सकता, भोपाल कैंसिल हो गया। पर अभी दो पड़ी है, मारवाड़ पड़ी है, एक बड़ी रियासत रही, कौन सी पड़ी है, मारवाड़ में राजा हनुमंत सिंह। राजा कौन है, राजा हनुमंत सिंह को जिन्ना ने बुलाया। राजा हनुमंत सिंह को जिन्ना, जैसलमेर का राजकुमार साथ में, राजा हनुमंत सिंह, जिन्ना ने बुलाया। इन्होंने बुलाया, जिन्ना ने बुला कहा कि यदि आप इधर पाकिस्तान की साइड में मिल जाओगे, आप तो बाउंड्री पे हो, आपकी दिक्कत भी नहीं आएगी। आप यदि इधर मिल जाते हो, आप यदि इधर मिल जाओगे तो हम आपको कराची का बंदरगाह दे देंगे। पाकिस्तान के पास में एक ही पोर्ट था, कराची। कराची पाकिस्तान की राजधानी थी। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी, कराची। इस्लामाबाद बाद में बनाया, पहले इनकी राजधानी कराची हुआ करती थी। वो तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करता था, आइजनहावर। आइजनहावर कराची की यात्रा पर आया और उसने पाकिस्तान वालों को कहा कि ली चढ़ो, इतनी तंग राजधानी होती है क्या, क्योंकि कराची बहुत पुराना शहर था, इसलिए गलियां बहुत संकड़ी संकड़ी सी थी। एक बाइक आ जाती तो सामने वाली बाइक को उतरना ही पड़ता था। तो उसने कहा तुम्हारी राजधानी की गलियां इतनी संकड़ी संकड़ी, इतने संकड़े बाजार है, तुम राजधानी नहीं बनाओ। तो पाकिस्तान वालों ने राजधानी नहीं बनाई। इस्लामाबाद नया बनाया हुआ शहर, इस्लामाबाद पहले नहीं हुआ करता था। इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना, इसलिए इस्लाम के आधार पर शहर का नाम क्या रख लिया उन्होंने, इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा कराची का बंदरगाह हम आपको दे देंगे, इधर आपको जोधपुर से लेके कराची तक रेलवे लाइन बिछा के दे देंगे। इधर वाला जो भी पाकिस्तान होगा कराची की साइड वाला, इसका आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। और जिन्ना ने फाइनली कहा कि ये लो खाली कागज, जो जो चाहिए वो लिख दो, सब दे देंगे। हनुमंत सिंह ने उनको वहां पर रिप्लाई दिया कि मैं शाम को घर जाके बताऊं। हनुमंत सिंह वापस आए और वापस आके इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उनको, और इन्होंने इधर भारत में बात करी, भारत के अंदर शामिल हो गए। तो जोधपुर और जैसलमेर भी जो मिल सकते थे वो संभावनाएं भी सारी क्या हो गई, समाप्त। पर पाकिस्तान को जब पता चला कि जोधपुर जैसलमेर इधर आने का अपनी तरफ नाम नहीं लेंगे, पहले वो जब बात कर रहा था, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा जोरदार प्रपंच किया उस समय। पाकिस्तान ने जैसे ही 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, अलग होते ही पाकिस्तान ने भारत 3 तरफ हमले कर दिए। कितनी तरफ हमले किए, उसने एक हमला किया कश्मीर, एक हमला किया बलूचिस्तान, एक हमला किया जैसलमेर। कहां कहां पर 3 हमले किए, कश्मीर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, अंग्रेजों की एक अलग से भूभाग हुआ करता था। अंग्रेज बलूचिस्तान को और अलग ही रख रहे थे कि हम डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में रख लेंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान भारत दोनों में से किसी को दिया नहीं जाएगा। जनजातीय बेल्ट हुआ करता था। पाकिस्तान ने एक हमला बलूचिस्तान पे किया, पूरे बलूचिस्तान को खा गया, और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अंग है। उसने कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर में अपने राजा हुआ करते हरि सिंह। राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह के दिमाग में दूसरी बात थी। राजा हरि सिंह के दिमाग में यह बात हुआ करती थी
कि भाई ये कश्मीर है, तो कश्मीर की बाउंड्री एक तरफ लगती है पाकिस्तान से, एक तरफ लगती है अफगानिस्तान से, एक तरफ लगती है रसिया से। जब ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो 1991 में बने, 1991, तब तक तो देश कौन सा हुआ करता? रसिया। तो रसिया की बाउंड्री डायरेक्ट कश्मीर की लगती है अपने। एक बाउंड्री लगती है चाइना की, एक बाउंड्री लगती है तिब्बत की, और इधर से बाउंड्री लगती है इंडिया की। इतने सारे देशों की बाउंड्री कश्मीर की लगती थी। इसलिए कश्मीर का ये मानना था कि हम एक देश बनाएंगे और ये सारे घूमने कश्मीर आएंगे। जैसे आज यूरोप में स्विट्जरलैंड है, वैसे कश्मीर में सारे हनीमून मनाएंगे। इसलिए अपने तो लोगों के हनीमून मनवा मनवा के पैसे कमा लेंगे। इसलिए अपने को किधर भी जाने की आवश्यकता। पाकिस्तान उधर से कश्मीर पे हमला कर देता है। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान की आर्मी आधे तक यहां तक पहुंच गई। मान लो कश्मीर के राजा ने अपनी सेना भेजी, भाई लड़ो पाकिस्तान से जाके। कश्मीर के राजा की सेना पाकिस्तान से मिल गई। किसे मिल गई? जो सोल्जर थे वो पाकिस्तान से जाके मिल गए। तो कश्मीर के राजा के समझ में आ गई बात कि अलग नहीं रह सकते। इसलिए कश्मीर का राजा भाग के अपने नेहरू जी के पास है, तो नेहरू जी को आके कहा कि भाई मैं तुम में शामिल होने के लिए तैयार हूं, मुझे बचाओ तुम, और मेरे पाकिस्तान की सेना आ गई, मेरी पब्लिक को बचाओ। नेहरू जी ने कहा पहले साइन कर तब बचाएंगे। तो उसने कहा लो कराओ, साइन कराओ। तो अपने साइन किए, मतलब कश्मीर का विलय कर दिया उसने। कश्मीर के राजा ने कश्मीर का विलय किसमें कर दिया? भारत में। नेहरू जी ने सेना भेज दी, और नेहरू जी ने सेना भेज के अपनी सेना का भाई पाकिस्तान को रोको। सेना ने यहां जाके रोक लिया। उनकी सेना आ रही थी, अपनी सेना यहां पहुंची, यहां से आगे उनको बढ़ने नहीं दी। बस अपने गलती ये कर गए कि पाकिस्तान आधे कश्मीर तक आ गया था, हमने वहां जाके रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय सेना को यह कहते कि जितने पे कब्जा कर लिया यहां से बाहर निकालो। क्योंकि जब कश्मीर के राजा ने कह दिया कि मैं कश्मीर का विलय कर रहा हूं, तो पूरे कश्मीर का कर रहा है ना। पूरे कश्मीर कर रहा है तो पूरा कश्मीर हमारा है। यदि पूरा कश्मीर हमारा है तो फिर जिस आधे पे कब्जा कर लिया उसको छुड़वाने का अधिकार भी हमारे पास है। पर तब हम नए नए आजाद हुए थे, तब दिमाग नहीं लगाया, और नेहरू जी ने कहा लड़ाई नहीं करनी, हम तो यूएनओ में जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ नया नया बना था, और यूएनओ कहता भी था कि कोई लड़ेगा तो मैं पंचायती करूंगा। ये तो बाद में पता चला कि यूएनओ के पास कुछ ही नहीं है, फालतू की पंचायती करता है। और नेहरू जी इस मामले को कहां पे ले गए? यूएनओ ने जाते ही कहा कि यहां पे जनमत संग्रह करवा लो। क्या करवा लो? रेफरेंडम, जनता से पूछ लो कि वो इंडिया में रहना चाहता है कि पाकिस्तान। जैसे उन्होंने कहा जनता से पूछ लो, नेहरू जी बहुत अच्छे से जानते थे, जनता से पूछते, जनता कहेगी कश्मीर पाकिस्तान में दो, कश्मीर किधर दो। तो नेहरू जी ने कहा नहीं खेल रहा मैं तो, चीटिंग है चीटिंग, और गलती से आ गए, ये तो बाइलेटरल मैटर है, द्विपक्षीय मामला है। अब ये हुआ कि जितने पे पाकिस्तान आ गया था वो कश्मीर पाकिस्तान के पास, जितना अपने पास रह गया वो कश्मीर अपना। इसलिए अपने तो कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान कहता आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसलिए कश्मीर बीच का ही होके रह गया। तो बलूचिस्तान तो खा गया पूरा, कश्मीर खा गया आधा। एक हमला किया जैसलमेर पे। कहां पे हमला किया? जब जैसलमेर पे हमला किया तो जैसलमेर में राजा को, जवाहर सिंह राजा थे, जवाहर सिंह को लगा पार पड़ेगी नहीं, तो राजा ने हाथों हाथ जोधपुर के राजा के पास मैसेज किया, वह राजा जी पाकिस्तान का हमला हो गया, आपकी सहायता की आवश्यकता है। जोधपुर में राजा हनुमंत सिंह, राजा कौन है? हनुमंत सिंह ने अपनी एयरफोर्स और अपनी इन्फेंट्री दोनों जैसलमेर की रक्षा के लिए भेज दी। एग्जैक्टली एयरफोर्स। जब तक जोधपुर भारत में नहीं मिला था, जोधपुर एक अलग देश था, जोधपुर के पास एयरफोर्स थी, 12 हवाई अड्डे थे। कितने हवाई अड्डे थे भाई? सीधी सी बात है, जोधपुर के राजा को लंदन जाना तो फिर कैसे जाएगा? हवाई अड्डा तो होना चाहिए ना उसके पास। तो पूरे आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस सब कुछ थे इनके पास में अपने। तो जोधपुर के राजा ने अपनी एयरफोर्स भेजी, अपनी इन्फेंट्री भेजी। एयरफोर्स ने जाके ऊपर से पता लगाया कि यार ज्यादा सैनिक नहीं आ रहे, उधर पाकिस्तान की तरफ से थोड़े से लोग आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान वाले सेना की ड्रेस में नहीं है, जनजातियों वहां के जो लोग रहते हैं उनके कपड़े पहन के वहां से आ रहे हैं। और जैसलमेर के कई गांवों को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, कई गांवों पे कब्जा कर लिया, एक दो थानों पे कब्जा करके हथियार उठा के ले गए वहां से। इसलिए जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा को कहा कि एयरफोर्स लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, हमारी इन्फेंट्री जो है वो पाकिस्तान की इन्फेंट्री को हरा के भगा देगी। इसलिए जोधपुर की सेना ने पाकिस्तान की साथी हुई सेना को हरा के भगा दिया। तो जैसलमेर ये बहुत अच्छे से जानता था कि हमारा अस्तित्व है किस पे टिका हुआ है। जिधर जोधपुर जाएगा उधर अपने को रहना पड़ेगा, वरना अपने एक साइड के अंदर क्या आ जाता है? पाकिस्तान। इसलिए अपनी रक्षा किसने की थी? जोधपुर। इसलिए जैसलमेर का स्टैंड क्लियर था कि जिधर जोधपुर को भेजो, जोधपुर को राज्य बनाओ, हमें जोधपुर में मिला दो, जोधपुर राजस्थान में मिलाओ तो जोधपुर को हमें भी राजस्थान में मिला दो, जैसा आप जोधपुर के साथ करेंगे वैसा हम कर लेंगे। भाई बात समझो। तो पाकिस्तान 3 हमले करता है, कश्मीर खा गया आधा, कश्मीर पे कब्जा नहीं कर पाया, सॉरी जैसलमेर पे कब्जा नहीं कर पाए, बलूचिस्तान खा गया पूरा। इसलिए बलूचिस्तान आज भी मांग करता है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें चाहिए आजादी। और बलूचिस्तान बाकायदा अपनी सरकार बनाता है, बलूचों की सरकार है, अलग से उनका राष्ट्रपति बनता है। वो कहता है हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, हमारा राष्ट्रपति अलग, हमारा प्रधानमंत्री अलग। लेकिन यदि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बलूचिस्तान में रहे तब तो पाकिस्तान उनको पकड़ के फांसी लगा दे। इसलिए बलूचिस्तान की पूरी सरकार रहती है स्वीडन। कहां पे रहती है?
स्वीडन रहती है, और स्वीडन में बैठ के वहां पे कहती है आज नहीं तो कल आजाद तो करवाएंगे। और जिस दिन आजाद करवाएंगे सरकार की आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वीडन से सीधे सीधे कहां चले जाएंगे। और बलूच लड़ रहे हैं, कई सालों से बलूच लड़ रहे हैं, एकदम पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान वालों को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तन मन धन से बलूचों के साथ हैं। पूरा सपोर्ट है, ढंग से सपोर्ट है अपना। 2015 में मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, भाषण में बोल और गए कि भारत को तथा बलूचिस्तान को आजादी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पाकिस्तान ने अपोज किया कि बलूचिस्तान को बधाई किस बात की, तुम अपनी अपनी बधाई ले लो। तो मोदी जी का हो गया निकल जाता के बारे से, सॉरी अपने कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। इधर भारत सरकार ने तो कहा हो गया यूं हो गया होगा। उधर से बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति स्वीडन में बैठा है उसका हाथों हाथ ट्वीट आया कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को मेरे हृदय की अनंतिम तल की गहराइयों के साथ स्वागत है। बलूचों के संघर्ष में हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया है, हम बलूच हमेशा हिंदुस्तान के आभारी रहेंगे और अपने बहुत ढंग से साथ में। और बलूच लगे हुए बेचारे, आज नहीं तो कल बलूच ले लेंगे। सीधा सीधा अपने सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि बाद में इधर उधर के पेंच कहीं अड़ जाते हैं, बाकी अपना ढंग से सपोर्ट है। अभी 3-4 महीने पहले बलूचों ने पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट गिरा लिया, उसमें 12 आर्मी कमांडर थे। पाकिस्तान के 12 आर्मी कमांडर जा रहे थे, एक मिसाइल मार के पूरा गिरा गए वो बलूचों ने। और उस दिन जैसे ही इधर बलूच गिराते उधर वो स्वीडन में जो उनका राष्ट्रपति बैठा वो जिंदाबाद का नारा लगाता उधर। थोड़े दिन पहले बलूचों की एक लड़की जो कि काफी एमएससी फिजिक्स थी और फिलोसॉफी को एमए थी, मतलब बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, सुसाइड बॉम्बर बन के एक इनके आर्मी वाला कोई और अफसर था उसके घर में घुस गई, धड़ा उड़ा गई, सब कुछ उड़ा गई। तो बलूच बहुत ढंग से लगे में, आज नहीं तो कल बेचारे आजादी तो लेंगे अपने उनके साथ में कि बलूचों को आजादी मिलनी चाहिए। कोई देश पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है, तो बलूचों को आजादी मिल जाए। तो जैसलमेर वाले जानते थे कि यार अपनी हालत भी बलूचों की या कश्मीर की तरह हो जाएगी यदि अपने किसके साथ में नहीं गए। जो एक बात और, जैसलमेर के राजा थे उस समय जवाहर सिंह। तो कहते हैं कि जब पाकिस्तान का हमला उधर से हुआ तो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने जवाहर सिंह के पास मैसेज भेजा कि हमारी सेना पाकिस्तान की सेना को रिटेलिएट करके भगा देगी, मैं आपके लिए एक वायुयान भेज रहा हूं, एक विमान भेज रहा हूं, आप इसमें बैठिए और जोधपुर आ जाइए। क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो गया, अपने रोक नहीं पाए और पाकिस्तान ने जैसलमेर पे कब्जा कर लिया, तो रॉयल फैमिली को पकड़ के मार देंगे। सबसे पहले वो रॉयल फैमिली को मारेंगे, इसलिए आपकी सुरक्षा करनी जरूरी है, इसलिए आप ये छोड़ो और छोड़ के अपने जोधपुर आ जाओ। जैसलमेर के राजा का बयान था कि ना, यदि जोधपुर को सहायता करनी है तो करे, ना करनी है तो ना करे, मैं मेरा जैसलमेर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो कहा कि साहब मार देंगे आपको, उसने कहा जनता भी तो मरेगी, इस जनता को इस दुख की घड़ी में मेरे से तो आज छोड़ा जाए कल छोड़ा जाए। जिस जनता से 1000 सालों तक टैक्स ले रहे थे उस जनता को इस टाइम में छोड़ के कैसे भाग सकता हूं। मैं जब जैसलमेर के राजा का वो स्टेटमेंट देखता हूं तब मुझे पुनः याद आता है कि इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति सबसे पहले भाग गया। इस बार यूक्रेन रशिया का हमला, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति अभी तक भी कहां है पता नहीं है। थोड़े दिन पहले वो अपनी बीवी के साथ कोई फोटो शूट जरूर करवा रहा था किसी मैगजीन के लिए, तब उसकी फोटो आई थी, वरना आज दिन तक उसकी फोटो भी नहीं आ रही किधर है। तब समझ में आता कि राष्ट्राध्यक्ष किस प्रकार के होने चाहिए। अपनी जनता को तब तक आप जज्बा नहीं दिखा पाओगे जब तक जनता के साथ स्टैंड नहीं करोगे, जनता के साथ में खड़े नहीं होगे। लेकिन ये 11 रियासतें बची, इन 11 रियासतों के अंदर जैसलमेर का स्टैंड क्लियर है कि जैसलमेर का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जैसलमेर किधर जाएगा, जिधर कौन जाएगा। और जोधपुर को आप मिला नहीं सकते, इसका मतलब जैसलमेर को भी मिला नहीं। तो पीछे कितनी बच गई, 10। कितनी बच गई? इन 10 में से एक रियासत है सिरोही। कौन सी रियासत है? वल्लभ भाई पटेल गुजराती आदमी है, तब गुजरात नहीं हुआ करता था, तब गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के एक स्टेट बनता था, इसका नाम था बॉम्बे। क्या नाम था? बॉम्बे एक स्टेट लगा करता था। और वल्लभ भाई पटेल का यह मानना था कि सिरोही को बॉम्बे में मिलाएंगे। सिरोही किस में मिलाएंगे? क्यों मिलाओगे भाई, सिरोही हमारा है राजस्थान का, बॉम्बे में कैसे मिला लोगे? क्योंकि सिरोही के अंदर 2 जगह आती है, आबू और देलवाड़ा। कौन जगह है? आबू एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। देलवाड़ा में जैनों के सुंदर सुंदर मंदिर है। जहां आबू और देलवाड़ा जाएगा वहां टूरिस्ट आएंगे, जहां टूरिस्ट आएंगे वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, जहां का टूरिज्म बढ़ेगा वहां पे रेवेन्यू आएगा। वल्लभ भाई पटेल में क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था बहुत ढंग से, इसलिए दोनों जगह गुजरात को दिलाना चाहते थे ताकि गुजरात को रेवेन्यू आए, राजस्थान को रेवेन्यू ना मिले। तब उनकी चल रही थी भाई संविधान सभा उनके पास में, गृह मंत्रालय उनके पास में, रियासती विभाग उनके पास में, इसलिए उनका सिरोही की तो कोई बात भी नहीं करेगा, सिरोही गुजरात में जाएगा। गुजरात मतलब बॉम्बे, तब गुजरात को क्या बोला करते थे? गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे बोलते, इसलिए सिरोही को भी नहीं मिला सकते। तो पीछे रियासत कितनी बची? टोटल कितनी है? 19। 4 मिला नहीं सकते, बड़े मगरमच्छ है। 4 मिला दिए मत्स्य संघ में, कितनी बची? 11। जैसलमेर किधर जाएगा? जोधपुर। सिरोही कहां जाएगा? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 9। इसलिए सेकंड चरण में 9 एक साथ मिला दी। वास्तव में राजस्थान का एकीकरण 2 ही चरणों का है।
पहले चरण के अंदर अलवर भरतपुर उनके पास में आए हुए थे, 2 लॉलीपॉप पकड़ा के धौलपुर करौली को लेके उन्होंने मत्स्य संघ बना लिया। दूसरे के अंदर 9 के 9 सबको इकट्ठे कर गए। उन्होंने कहा तुम सब 9 के 9 की जनसंख्या 10 लाख से कम है, इनकम 1 करोड़ से कम है, इसलिए तुम्हें अलग तो रहने नहीं देंगे, तो तुम्हारा हम क्या बना देते हैं एक राज्य। तो दूसरे चरण में कितनी रियासतें अब लिखते हैं। उस विलय पत्र पर साइन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यार ऐसा फील हो रहा है कि मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। किस पे साइन कर रहा हूं? कि जैसे मेरे सामने मेरी मृत्यु का प्रमाण पत्र लेके आए और मुझे कहा जा रहा है कि तू इस पे साइन कर रहे, मैंने कहा कि हाँ हाँ करवा लो। अब इस बात को यूं सोचिए कि भारत में विलय से पहले बांसवाड़ा एक अलग देश था, उसका अलग झंडा था, उसके अलग सिक्के थे, उसकी एक अलग आर्मी थी, उसका एक अलग खजाना था, सब कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही उसका विलय भारत के अंदर कर दिया गया, क्या बांसवाड़ा अलग देश है? क्या बांसवाड़ा अलग से इंग्लैंड से संधि कर सकता है? पहले तो थी उसकी इंग्लैंड के साथ संधि। क्या बांसवाड़ा के सिक्के अलग चलेंगे? क्या बांसवाड़ा अपना झंडा लगा सकता है? बांसवाड़ा मर गया, बांसवाड़ा मर गया। तो उसने कहा ऐसा फील हो रहा है कि मैं मेरी मृत्यु के प्रमाण पत्र पे क्या कर रहा हूं साइन। और भले कितना ही छोटा सा हो, हर आदमी को अपना देश तो अच्छा लगता ही है। मैं कहता हूं श्रीलंका एकदम छोटा सा है, इतना छोटा सा कि हमारे मैप के साथ उनका मैप फ्री आता है। अपने श्रीलंका को जाकर देंगे, श्रीलंका एक तो छोटा सा है, वैसे ही हमारे मैप के साथ फ्री लटकता रहता है तू। दूसरा आजकल तो भूख और मर रहा है तू, है ना, कंगले की हालत में पहुंचा हुआ है, तू हमारे में विलय कर दे तो क्या श्रीलंका राजी हो जाए? टेढ़ा है पर मेरा है, अगले क्यों राजी हो जाएंगे विलय करने के लिए? सेम बात थी। फिर मैं कहता हूं बांसवाड़ा तो स्टेट है, एक बहुत बड़ा देश है। अपने ना एक प्लॉट होता है ना 30x60 का प्लॉट होता है ना गांव में, 30x60 का, एक 30x60 का प्लॉट हो और सरकार आके कह दे कि ये प्लॉट हमें दे दो, तो नहीं दे। इन्होंने तो पूरे राज्य ही दे दिए, जो कुछ था सब कुछ ही भारत सरकार को दे दिया। तो अभी जब वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति लगाई थी ना, तो नरेंद्र मोदी का उसमें बहुत अच्छा भाषण था कि आज वल्लभ भाई पटेल की जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा रहे हैं तो हम वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश का क्या किया था, विलय किया था, इन राजा महाराजाओं को राजी करके एक सूत्र में बांधा था। पर हमें उन राजा महाराजाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल के कहने पर चुपचाप अपने साइन कर दिए थे। मैं चाहूंगा कि एक म्यूजियम बनाया जाए जिसमें सारे राजा महाराजाओं की भी मूर्तियां लगाई जाए। आजकल म्यूजियम का काम जारी है, वहीं राजाओं की मूर्तियां लगेगी। बीकानेर वाले शार्दुल सिंह ने जब साइन किए थे ना, तो बीकानेर के खजाने में 5 करोड़ 85 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? उसने भारत सरकार को दिए। उसके मंत्रियों ने उसको सलाह दी खा जाओ। भारत सरकार को क्या पता चलता है कितने रुपए थे कितने रुपए नहीं थे? उसने कहा ना, पैसा जनता का है, पहले जनता से टैक्स मैं लेता था, अब जनता से टैक्स भारत सरकार लेगी, इसलिए पैसा किसको दिया जाना चाहिए? अपना पूरा खजाना, अपनी पूरी सेना, अपने पूरे हथियार, अपनी पूरी मशीनरी भारत सरकार को दे रहे थे। तो उस आदमी को बुरा लगना स्वाभाविक था। तो उसने कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पे, गांव में सड़क निकालते हैं ना, सड़क निकलती है, तो जैसे ही पता चलता है ना कि सड़क निकलेगी, हम जमीन के रेट बढ़ा लेते हैं। सरकार को देनी होती है जमीन, उस सड़क से हमारा विकास होगा। और छोड़िए, जमीन देते ही नहीं है कई बार तो, कि नहीं देंगे। किसान खेत में यूं पूरे यूं मरने धरने पे आ जाता है कि हम नहीं देंगे। वो तो मैं 3-4 साल पहले ननिहाल गया हुआ था, तो मामा जी ने फोन पे किसी से बात करे कि नहीं वो नहीं करने देना है। क्यों करने दें? क्या हुआ, क्या नहीं करने देना है? कि अपने खेत के अंदर से बिजली की तार निकल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो उसमें यार जमीन जा रही है अपने, तो लाइट आएगी ना, अपने फायदा होगा ना। ना ना ना, क्या जमीन देंगे? अरे इससे फायदा होगा, पर वो उसमें भी समझने को तैयार नहीं। एक हल की जमीन जा रही, एक हल जीते में घूम जाए, इतनी जमीन जा रही। और ये सबकी स्थिति है, उनकी एक की बात नहीं, ये सबके साथ। किसी से भी अपना कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है।